तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता लग गया है कैसे क्या होता है चार्ज, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है और कैसे दो चार्जेस के बीच में या कई सारे चार्जेस के बीच में फोर्स इंटरेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। 67% पोर्शन बेटा आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का ये टॉपिक कवर करता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके कई लेक्चर्स लगेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपको चाहे कितना ही बोरिंग लगे या कितना ही आसान लगे, इसे जरूर आपको कंटिन्यू करना होगा बेटा, तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोगों को 11th क्लास के ग्रेविटेशनल फील्ड की याद करनी होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था बेटा? एक मास के अराउंड वो एरिया जहां पर दूसरा मास उसके कारण लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सके। ऐसे ही एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जिसके कारण बेटा एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पर बेटा एक दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को फील कर सके। कई बार लोग फील्ड को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या होती है फील्ड, सर कैसे फील कर सकते हैं हम इस फील्ड को। बेटा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को तो फील इसलिए नहीं कर सकते, वो बहुत वीक है। चार्ज की फील्ड को भी आप फील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप पर चार्ज नहीं है। लेकिन आप एक दूसरे तरीके के फील्ड को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं और मैं उस फील्ड को कहता हूं द फादर फील्ड। अगर आपके पापा आपके पास हो, आपके सामने आपके साथ खड़े हुए हो, तो बेटा आप लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप लोग कोई गेम नहीं खेलेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। आप उनके आसपास फादर वाले फोर्स को फील कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप फादर से दूर जाते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, आप घर की जगह होते हैं, गली में, तो फादर फोर्स, फादर के कारण जो फील होता है वो कम लगने लगता है। घर से दूर स्कूल में चले गए तो इस फील्ड के इफेक्ट को आप और कम फील करते हैं। और आप शहर से बाहर हैं तो बिल्कुल ही फील नहीं करते हैं बेटा, और देश से बाहर हैं तो बिल्कुल फ्री से ही फील करने लग जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके फादर थे उनकी पोजीशन फिक्स थी, वो घर पे थे, और उनके कारण लगने वाले फोर्स को बेटा आप कैसे फील करते थे? उनके पास ज्यादा फील करते थे और उनसे दूर कम फील करते थे। वैसे ही किसी चार्ज के अराउंड एक दूसरे चार्ज के साथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कूलम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फॉलो करता है। ये जो फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। अगर फोर्स घटेगा यानी कि फील्ड की स्ट्रेंथ भी घटेगी। तो अब हम फाइनली इसकी डेफिनेशन को समझ चुके हैं। एक बार इसे देख लेते हैं साइंटिफिक भाषा में कैसा लिखा जाएगा और इसे कैसे मेजर करते हैं। तो हम इसके लिए बेटा आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है? ये वो स्पेस होता है एक चार्ज के अराउंड जहां पर एक दूसरा चार्ज उसके कारण लगने वाले फोर्स को क्या कर पाता है? फील कर पाता है, कि उसके कारण वो फोर्स को महसूस कर सकता है कि लग रहा है। लेकिन वो फील्ड जो होगी बेटा चार्ज के पास स्ट्रांग होगी और चार्ज से दूर जाते जाते क्या होने लगेगी? वीक होने लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंबल हम लोग यूज करेंगे ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इसका मतलब क्या है? मान के चलिए आपके पास एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके चारों ओर बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। यूनिट मतलब 1 कूलाम का हो, पॉजिटिव यानी कि +1 कूलाम का चार्ज हो, उसे आपने इसके पास रख दिया। इस टेस्ट चार्ज की जो पोजीशन है गिवन चार्ज से बेटा क्या है, मान लिया हमने r वेक्टर। और जब हमें नहीं पता होता कि बॉडी पर चार्ज क्या है तो मैंने इस कैपिटल Q पर मान लिया बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण बेटा Q0 पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में K Q1Q2/r² और ऊपर r कैप। तो यहाँ पर K Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q0, बीच में दूरी r तो r² और फोर्स की डायरेक्शन हमें साफ पता लग रही है r वेक्टर के अलावा इसलिए r कैप। तो हमें पता लग गया कि प्लस Q चार्ज के कारण स्मॉल Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ये तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और ये चार्ज यूनिट नहीं है। तो बेटा आप तो कैसे करते थे, आप बचपन में यूनिटरी मेथड से चीजें निकालना जानते थे। अगर मैं आपसे पूछता कि 4 रुपए 100 रुपए में मान के चलिए 400 टॉफियां आ रही हैं, 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, तो आप क्लियरली उसे क्या करते, 100 से डिवाइड कर देते। ऐसे ही बेटा Q0 पर अगर इतना फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है और वो होगा बेटा फोर्स अपॉन में Q0, F वेक्टर अपॉन में Q0। और F वेक्टर आप लोगों को पता है क्या है, K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बाय r² और यहाँ पे r कैप, Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो गया। तो E वेक्टर का फॉर्मूला आ गया आपके पास K Q r कैप अपॉन r²। और यहाँ पर अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन हो कि सर ये K क्या है, तो K तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेटा, ये 1/4πε0 है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए 9 × 10⁹ होती है बेटा। और यूनिट के साथ याद रखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है डिराइव करने के लिए अच्छा है बेटा, लेकिन न्यूमेरिकल में आप इसका यूज नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे इसके स्केलर फॉर्म का। तो स्केलर फॉर्म क्या होगा, E = kq/r²। जब मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा यूनिट की बात करें बेटा तो ऐसा यूनिट बेहद आसान है इसकी निकालनी। इसकी डेफिनेशन से ही हमें इसकी ऐसा यूनिट मिल जाएगी, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज पर, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन इसी के फॉर्मूले से निकलेगी बेटा, फोर्स की डायमेंशन आप सभी जानते हैं mlt-2, चार्ज की डायमेंशन kt। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है डायमेंशन बेटा mlt-3a-1। और जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपके पास वेक्टर आता है। तो ये यहाँ पर कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोगों को करना है बेटा एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये 3 स्टार डेरिवेशन है, जो बच्चे नहीं जानते कि ये 3 स्टार का मतलब क्या है। तो 2 स्टार मतलब होता है कि आ सकता है थ्योरी, 3 स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है आएगा, और 5 स्टार में बच्चों को बेटा बताता नहीं क्योंकि वो कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए होता है, तो आपको उसकी तो तैयारी करनी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जब भी किसी टॉपिक में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार लगाऊंगा तो उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टार टॉपिक है बेटा, और इसके जैसा एक टॉपिक हम लोग कूलाम लॉ के बाद हम लोगों ने किया था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, उसके जैसा है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर लिए हैं तो उन बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं लिए कोई बात नहीं बेटा, ये समझ आ जाएगा तो वो वाला टॉपिक भी आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या।
देखिए बेटा, एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा। क्या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के कारण आ रहा था वो किसी और चार्ज के प्रेजेंस से इफेक्ट होता है? तो ये लॉ कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है, ये सिद्धांत कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। चार्ज अकेला हो या 50, 60, 70 लाखों चार्ज के साथ हो, इट रियली डजंट मैटर, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर लगती वो हमेशा बेटा सेम रहेगी, उसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज ये कहता है हमें तो क्या करना है, हमें तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है बेटा, तो वो इसी प्रॉपर्टी से काम करता है बेटा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये पहला पॉइंट। अब इसी प्रिंसिपल का दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ढेर सारे चार्जेस आसपास हो, उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पर, तो सिंपल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर एडिशन होगा, तो यहां पर वही हमने लिखा है बेटा, एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अलोन। मतलब अगर हर चार्ज अलग अलग मान के चलिए बेटा, अलग अलग फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, एक लगाता E1, एक लगाता E2, एक लगाता E3, तो जब सब मिलके लगाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उन सबका वेक्टर एडिशन। आप इसे ऐसे कह सकते हैं बेटा, मान के चलिए आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, 3 से 4 आपकी बायोलॉजी की क्लास है, और बायोलॉजी की क्लास में आपने कुछ चीज लर्न की E1, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास हुई, आपने कुछ नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट लर्न किए, उसका नाम आपने रख दिया E2, और इसी तरीके से आपने फिजिक्स क्लास में कुछ नए टॉपिक, नई नॉलेज अर्न की बेटा, गेन की, उसे आपने नाम दिया E3। अब मान के चलिए हम तीनों टीचर की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एक साथ हो जाए, और फिर हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, सारे के सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कितनी नॉलेज अर्न होगी? इस लॉ के हिसाब से वो नॉलेज अर्न होगी E1 + E2 + E3। वैसे एक्चुअल लाइफ में आपको पता है ये बात पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये लॉ ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गिवन चार्ज। एक गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के कारण अफेक्ट नहीं होती, ये हमें समझना बहुत जरूरी है बेटा। अब इसकी डेरिवेशन हमें करनी है, तो इसके लिए बेटा एक खूबसूरत सा हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और एक पॉइंट लिया है P, ये पॉइंट P है बेटा, और इस पॉइंट की पोजीशन मैंने ले ली r0 वेक्टर, और इस पॉइंट पर हमें ढेर सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान के चला, हमने Q1 चार्ज रखा r1 वेक्टर पोजीशन पर, Q2 चार्ज रखा r2 वेक्टर पोजीशन पर। अगर आपके डायग्राम बनाने में आप काफी सक्षम हैं, अच्छे हैं, तो आप एक Q3 चार्ज रख के उसके कारण आप बेटा E3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, और Q3 चार्ज आप r3 वेक्टर पोजीशन पे रखेंगे, और ऐसे ही करते करते आप QNH चार्ज को RNH पोजीशन पे रख के उसके कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ENH वेक्टर रख सकते हैं। मैंने डायग्राम को साफ सुथरा बना के रखने के लिए ही जो है सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ज का यूज किया है। अब इसमें होगा कैसे बेटा, मान के चलिए कि Q1 वाला चार्ज जो है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और Q2 वाला जो है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और ऐसे ही Q3 वाला E3 लगाता और Q4 वाला E4 लगाता और Q1 वाला बेटा ENH। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पेपर में हम लोग लिखेंगे थोड़े डायलॉग, बिना डायलॉग के बेटा पेपर में नंबर नहीं मिलते हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो माना हमने कंसीडर किया चार्जेस Q1, Q2, Q3 करते करते QNH चार्ज हैं, जिनकी पोजीशन, ये PN का मतलब पोजीशन है बेटा, जिनकी पोजीशन R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर करते करते RNH वेक्टर है, वो एक्सर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 करते करते ENH। किस पॉइंट पर?
P पॉइंट पर, जिसकी खुद की पोजीशन क्या है R0। इतना डायलॉग तो बेटा आपके पेपर में लिखना ही होगा। अब आगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला। अगर आपको लगा कि आपने शायद नहीं निकाला, तो हमने जो ये डेरिवेशन करी थी, ये वाली E वेक्टर इज इक्वल टू k q r कैप बाय r स्क्वायर, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अभी जस्ट हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, k q r कैप बाय r स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा पहले वाले के कारण बेटा क्या होगा, k q1, दोनों के बीच में दूरी r01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके अलोंग है, r01 वेक्टर के अलोंग है। बहुत से देखिए r01 वेक्टर q1 से p जा रहा है और इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड p1 वेक्टर निकल रहा है, तो r01 कैप। अब आप सभी जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो r01 वेक्टर को, r01 कैप को आप क्या लिख सकते हैं, r01 वेक्टर डिवाइड बाय उसका जब हम मैग्नीट्यूड करते, तो बेटा पहले से नीचे r01 का स्क्वायर था, एक और बार नीचे r01 वेक्टर आ जाता, उसका मैग्नीट्यूड आ जाता बेटा, तो क्या बन जाता है ये r01 का क्यूब। अब हम जानते हैं कि बेटा ये जो r01 होता था ये कैसे निकलता, जिनको नहीं पता वो जान लीजिए। जब हम दो वेक्टर के हेड्स को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें उन दो वेक्टर का डिफरेंस पता चलता है, और वो डिफरेंस हमें हमेशा कैसे मिलेगा बेटा, जिस तरफ हेड है उसे आप आगे रखेंगे, जिस तरफ टेल है उस तरफ उसको आप पीछे रखेंगे। तो r01 को क्या लिखेंगे आप, r0 माइनस r1। इसी तरीके से r02 को आप किसी तरीके से लिखेंगे बेटा, r02 को लिखेंगे आप r0 माइनस r2। ऐसे ही r03 को लिखते हैं r0 माइनस r3, और ऐसे ही r0n वेक्टर को लिखते हैं आप r0 माइनस rn वेक्टर। तो हमने r01 वेक्टर को क्या लिखा, r0 माइनस r1 वेक्टर, और ऐसे ही नीचे r0 माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब। E1 वेक्टर पता लग गया। अब इतनी ही मेहनत हमें E2 वेक्टर में नहीं करनी है बेटा, क्लियरली बस हमारे पास हम सिमिलरली करके लिख देंगे कि E2 वेक्टर हमारा जो होगा वो होगा k q2, यहाँ पे r0 था r0, यहाँ पे r1 वेक्टर था, r2 वेक्टर आ जाएगा उसकी जगह, r0 वेक्टर यहाँ पे r0 वेक्टर, और r1 था उसकी जगह क्या आ जाएगा r2। तो जहां जहां 1 है वहां वहां क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम चाहें तो EMF वेक्टर भी लिख सकते थे, तब क्या आता वो ke, यहाँ पे q2 की जगह qnh लिख देते, r0 वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या लिख देते बेटा rnh वेक्टर, डिवाइड बाय r0 वेक्टर माइनस rnh वेक्टर का होल क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाता। अब हम प्रिंसिपल बेटा पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन का, कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर करते करते ENH वेक्टर। E1 वेक्टर बेटा यहाँ से आपने जो लिखा था उसी को पूरा का पूरा उतार दिया, k q1 r01 माइनस r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब। ऐसे ही आता बेटा k q2 r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब। हो सकता है समझ नहीं आ रहा क्या है, तो इसलिए डायरेक्टली ये इक्वेशन बनाई है, इसे आपको यहाँ पर लिखना है। जितनी चीजें कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। तो k ही आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा बेटा q1 r0 माइनस r1 वेक्टर अपॉन r0 माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर q2 बचा r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन r0 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता पैटर्न अब हर बच्चे को नजर आने लगा है। यहाँ पर 1 है तो इधर 2 है, अगले वाले में 3 होता है, उससे अगले वाले में 4 होता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, उससे अगले वाले में यहाँ पर 3 होता है, फिर 4 होता है, और सेम नीचे नजर आ रहा है। तो ऐसी चीजों को बेटा जिनमें पैटर्न नजर आता है, प्लस के साइन इनके बीच में होते हैं, मैथमेटिक्स में उन्हें समीशन करके लिख दिया जाता है। तो फाइनली हम इसे क्या करते हैं, समीशन करके लिख देते हैं। और के को जो है बेटा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
तो समीशन आपकी ये वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n तक। तो i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू n तक, जहां जहां वैल्यू चेंज हो रही है वहां वहां i आता है। तो q वाली वैल्यू चेंज हो रही है, qi r1 2 3 यहां पे बन रहा था तो वो ri बन जाएगा। ऐसे ही नीचे r1 वेक्टर की जगह ri आएगा। तो ये हो जाएगा समीशन 1 से लेके n तक qi r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर अपॉन में r0 वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। और इसके साथ आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द बेटा।